जब युवा लिंगयान ने पहली बार अपना दिव्यात्म जागृत किया तो वो एक ताबूत था जिसे नकारा दिव्यात्म कहते थे। इसी वजह से लोग उसे निकम्मा बुलाते थे। अब तो उसकी मंगेतर वांग निंग भी उससे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। सबके सामने अपना हिमशैल दिव्यात्म दिखाकर उसे एक बेकार निकम्मा इंसान कह रही थी। और अब वो अपने साथ खड़े उस एरेगैरे के साथ रक्तशैल अकादमी में दाखिला लेने वाली थी, एक बेशर्म जिंदगी जीने के लिए। ये तो कुत्तों को भी गवारा नहीं होता। लिंगयान ने भरे बाजार में दहाड़ कर कहा, तुम दोनों कुत्ते, 3 साल बाद मैं लिंगयान रक्तशैल अकादमी में तुम्हें हराकर दिखाऊंगा। और हाँ, मैं खुद वहां आऊंगा। फिर लिंगयान सबकी हैरान नजरों के बीच वहां से चला गया। लिंग परिवार लौटते ही लिंगयान के पिता ने उससे कहा, कोई भी दिव्यात्म हो, उसका अपना एक वजूद और अहमियत होती है। स्वर्गनृत्य महाद्वीप पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दिव्यात्म जागृत नहीं किया, फिर भी अपनी काया को साध कर शक्तिशाली बने। जरूरी है तुम्हारा दिल और अटूट विश्वास। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ इसलिए हार मत मानो क्योंकि तुम्हारा दिव्यात्म एक ताबूत है। अपनी बहन और पिता के हौसले के साथ लिंगयान ने खुद को संभालने का फैसला किया। 3 साल बाद वो वांग निंग को उसके आज के फैसले पर जरूर पछतावा कराएगी। लिंगयान अपने कमरे में लौट आई और अपनी पहली दिव्यात्म साधना शुरू की। जब लिंगयान ने दोबारा आंखें खोली तो उसका दिव्यात्म एक काली ऊर्जा से लिपटा हुआ था। क्या इसके अंदर कुछ है? लिंगयान ने तुरंत ताबूत खोला। जैसे ही एक सुनहरी चमक उठी, लिंगयान की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने दोबारा देखा तो ताबूत में एक खूबसूरत हसीना लेटी हुई थी। लिंगयान ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मेरे दिव्यात्म के अंदर क्या कर रही हो? हसीना लिंगयान से आश्चर्यचकित थी। वो उसके पास आकर पूछती है, ये कौन सी जगह है? लिंगयान ने जवाब दिया, यह महावायु राजवंश है। दरअसल इस हसीना का नाम गोंग कियानशुए था। वो स्वर्गनृत्य महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली पतितदेव संप्रदाय की गुरु थी। उसे अपने ही संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा धोखा मिला था, जिससे वो लगभग मर चुकी थी। इसलिए उसने पुनर्जन्म सूत्र का उपयोग करके अपनी आत्मा को इस जीवन मृत्यु ताबूत में संरक्षित कर लिया था। गोंग कियानशुए के सामने लिंगयान कांप रही थी। गोंग कियानशुए ने तुरंत कहा, डरो मत, तुम्हारी इतनी सी साधना से अगर मैं तुम्हारी जान लेना चाहूं तो तुम तो अब तक खत्म हो चुके होते। हम एक साथ काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें तेजी से शक्तिशाली बनाऊंगी और तुम मेरी बदले में मदद करोगे, कैसा रहेगा? लिंगयान हैरान थी, क्या ऐसी भी कोई अच्छी बात हो सकती है? पर अपने नकारे दिव्यात्म को याद करके बोली, मेरा दिव्यात्म एक नकारा दिव्यात्म है, मतलब मेरा टैलेंट बहुत कमजोर है। क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी? गोंग कियानशुए लिंगयान के ताबूत रूपी दिव्यात्म पर पैर रखकर बैठी और हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा, नकारा दिव्यात्म, तुम इसकी बात कर रहे हो? यह तो प्राचीन काल के 10 महान दिव्यात्मों में से एक जीवन मृत्यु ताबूत है। प्राचीन काल के 10 महान दिव्यात्मों में से किसी एक को रखने वाला इंसान एक बार जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें धरती आकाश को हिलाने की शक्ति होती है। और तुम्हारे पास जो जीवन मृत्यु ताबूत है वो तो इनमें सबसे रहस्यमय है। इसे 6 शब्दों में कहा जाए तो एक विचार, जिंदगी एक विचार, मौत जबरदस्त। यह जानकर कि उसका दिव्यात्म इतना अविश्वसनीय था, लिंगयान ने तुरंत गोंग कियानशुए से पूछा, 6 महीने में तुम मेरी साधना कितनी बढ़ा सकती हो? गोंग कियानशुए ने जवाब दिया, 6 महीने में कम से कम मैं तुम्हें तुम्हारे मौजूदा 3 सितारा योद्धा से 9 सितारा योद्धा तक पहुंचा सकती हूं। यह सुनकर लिंगयान का दिल कांप गया। 9 सितारा योद्धा? मुझे लगा था कि 6 सितारा तक पहुंच गया तो बहुत होगा, ये तो सीधा आसमान छूना होगा। लिंगयान ने तुरंत गोंग कियानशुए से पूछा कि साधना कैसे करें? गोंग कियानशुए ने जवाब दिया, बैठ जाओ, अपने दिव्यात्म को तुम्हारी साधना में मदद करने दो। दिव्यात्म मेरी साधना में मदद भी कर सकता है। इससे पहले कि लिंगयान और कुछ सोच पाती, गोंग कियानशुए ने एक बड़ा हाथ हिलाया और जीवन मृत्यु ताबूत को खोल दिया। ताबूत के भीतर से एक सुनहरी किरण निकली। उस सुनहरी रोशनी के तले लिंगयान के चारों ओर की दिव्य ऊर्जा तेजी से उसकी ओर खींचने लगी। जब लिंगयान मन लगाकर साधना कर रही थी, तभी कुल के एक बड़े बुजुर्ग का बेटा उससे मिलने आ पहुंचा। वो लड़का जिसे सब निकम्मा कहते थे, उसने पहली बार अपना दिव्यात्म जागृत किया और वो था एक ताबूत। अगर ताबूत के अंदर की खूबसूरत गुरु का मार्गदर्शन न होता तो लिंगयान को पता ही न चलता कि उसका दिव्यात्म प्राचीन काल के 10 महान दिव्यात्मों में से एक है। जीवन मृत्यु ताबूत जो जिंदगी और मौत को नियंत्रित करता है, और नहीं वह ऐसे दिव्यात्म की मदद से साधना कर पाती जैसे अब कर रही है। बस कुछ ही देर में लिंगयान ने महसूस किया कि वो दिव्य शक्ति 10 गुना तेजी से सोख रही थी। इस रफ्तार से बढ़ता रहा तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे और वो 9 सितारा योद्धा बन जाएगी। बगल में खड़ी खूबसूरत गुरु गोंग कियानशुए ने सीधे एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया।
लिंगयान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारा ये शरीर जो हर दिन खुद को इनाम देता है वो कितना बर्दाश्त कर पाएगा? जल्दी जाओ और कुछ जड़ी बूटियां तैयार करो, मैं तुम्हें औषधरस बनाकर दूंगी ताकि तुम्हारे शरीर की शक्ति बढ़ सके। औषधरस बनाना? तुम औषध निर्माता हो? लिंगयान ने हैरानी से पूछा। गोंग qianshui ने शांत भाव से कहा, क्या नहीं हो सकती। फिर गोंग qianshui ने लिंगयान को बताया कि उसे कौन कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए। लिंगयान ने झिझकते हुए कहा कि वो बहुत गरीब है, इन जड़ी बूटियों के लिए कम से कम 5000 प्राणशिला चाहिए और अभी वो इन्हें खरीद नहीं सकती। तभी गोंग qianshui का चेहरा चमक उठा, उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, कोई आ रहा है। फिर लिंगयान से कहा, मैं पहले जीवन मृत्यु ताबूत में वापस जाती हूँ, तुम मन ही मन मुझसे बात कर सकते हो, मैं सुन सकती हूँ। इतना कहते ही जीवन मृत्यु ताबूत तुरंत बंद हो गया। लिंगयान ने अपना दिव्यात्म समेटा और ठीक उसी पल दरवाजा खुल गया। अंदर आने वाली लिंगयान की बहन लिंग शुएर थी। लिंग शुएर लिंगयान के पास आई, एक मिट्टी की शीशी निकालकर उसे देते हुए कहा, पिताजी ने कहा है ये तुम्हें दूं। लिंगयान ने शीशी लेकर देखा और हैरान होकर बोली, यह प्राणस्थिरक गोली है, इतनी कीमती चीज मुझे दे रहे हो? लिंग शुएर मुस्कुराई, मैंने कहा था ना, पिताजी तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, जल्दी से खा लो इसे। तभी कमजोरों पर रौब झाड़ने वाला लिंग तियान अंदर आया, मजाक उड़ाते हुए बोला, लिंगयान तुम जैसे निकम्मे को इतनी कीमती गोली कैसे मिल गई? लिंग शुएर ने उसे देखते ही लिंगयान को अपने सामने ढाल बनाया और लिंग तियान को भगा दिया। लिंग तियान ने फिर से ताना मारा, औरत के पीछे छिपकर, तुम तो बड़े धाकड़ निकले। यह सुनकर लिंगयान तुरंत गुस्से से भर गई, लिंग शुएर को हटाया और दहाड़कर बोली, तुम लड़ाई चाहते हो? मैं हर वक्त तैयार हूं। लिंग तियान ने कहा, तुम्हारे उस नकारे दिव्यात्म से क्या मुझसे लड़ने की हिम्मत है? लिंग तियान ने तुरंत अपना दिव्यात्म बुलाया, लिंगयान को डराने के लिए। लिंगयान ने ठंडी मुस्कान के साथ सोची, किसी और चीज की बजाय मेरे साथ दिव्यात्म की तुलना क्यों? फिर उसने हाथ उठाया और जीवन मृत्यु ताबूत को बुलाया, दहाड़कर बोला, कुचल दो इसे। लिंग तियान ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की शक्ति रुक गई है और उसके पैर अनियंत्रित होकर जमीन पर झुक गए। उसके बाद उसका दिव्यात्म जीवन मृत्यु ताबूत के झटके से चूर चूर हो गया। लिंगयान ने मौके का फायदा उठाया, लिंग तियान के पास पहुंची और एक मुक्के से उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। मुड़कर हैरान लिंग शुएर से बोली, मैंने कहा था ना, मैं मजबूत बनूंगी। लिंग शुएर के जाने के बाद लिंगयान ने प्राणस्थिरक गोली निकाली और उसे लिया। लिंगयान ने सोची, सबसे पहले मुझे 5 सितारा योद्धा बनना होगा, तभी मैं राक्षसी पर्वत श्रृंखला में जाकर राक्षसी नाभिक हासिल कर पाऊंगी और प्राणशिला खरीद पाऊंगी। जब लिंगयान ने वो जड़ी बूटियां खरीदीं, गोंग qianshui के मार्गदर्शन में लिंगयान जल्द ही 5 सितारा योद्धा बन गई। दूसरे दिन ही वो राक्षसी पर्वत श्रृंखला में राक्षसी जानवरों की तलाश में निकल पड़ी। कुछ खोजबीन के बाद लिंगयान को जल्द ही राक्षसी जानवर का सुराग मिल गया, पर जब उसे सच में राक्षसी जानवर मिला तो लिंगयान का आत्मविश्वास डगमगा गया। ये अग्निमेघ व्याघ्र लगभग एक 6 सितारा योद्धा के बराबर है। क्या मैं अपनी शक्ति से इसे संभाल पाऊंगी? गोंग qianshui की आवाज गूंजी, मुझसे मदद की उम्मीद मत करना, सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होगा। इससे पहले कि लिंगयान और कुछ सोच पाती, अग्निमेघ व्याघ्र ने पहले ही लिंगयान पर हमला कर दिया। लिंगयान ने एक ऊर्जा ढाल उठाई, इस हमले को रोकने के बाद तुरंत शक्ति से मुट्ठी बांधी और पलटवार किया। कई बार लड़ने के बाद लिंगयान ने अपने हाथों पर खरोंचें देखीं और मन ही मन सोची, क्या जबरदस्त शक्ति है, लगता है दिव्यात्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसने जीवन मृत्यु ताबूत को बुलाया, हाथ बढ़ाया और एक काली शक्ति को समेटकर एक काले हाथ में बदला और अग्निमेघ व्याघ्र पर वार किया। लिंगयान ने तुरंत अग्निमेघ व्याघ्र को काबू कर लिया और तुरंत छलांग लगाकर बाघ की पीठ पर चढ़ी, जैसे वुसुंग ने बाघ को मारा था। अग्निमेघ व्याघ्र को खत्म करने के बाद लिंगयान पसीने से लथपथ थी। गोंग qianshui ने बगल से कहा, तुम्हारे पास युद्ध का तजुर्बा बहुत कम है, वरना 5 सितारा शक्ति होने पर भी तुम्हें इसे एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए था। लिंगयान ने आह भरते हुए कहा, रहने दो, ये मेरी पहली राक्षसी जानवर के साथ लड़ाई थी, आगे बेहतर होगा। गोंग qianshui ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जल्दी देखो कि राक्षसी नाभिक मिला या नहीं। उस लड़के ने नकारा दिव्यात्म जागृत किया और उसकी मंगेतर ने उसे बेरहमी से छोड़ दिया, पर उसी नकारे दिव्यात्म की वजह से सबसे शक्तिशाली संप्रदाय की गुरु उसकी अपनी गुरु बन गई। और कमाल की बात यह है कि ये गुरु एक खूबसूरत हसीना थी। खूबसूरत गुरु के मार्गदर्शन में लिंगयान जल्द ही 5 सितारा योद्धा के स्तर पर पहुंच गई और राक्षसी पर्वत श्रृंखला में एक 6 सितारा अग्निमेघ व्याघ्र को मार गिराया और बहुत किस्मत से उसे एक राक्षसी नाभिक भी मिला। इस लड़ाई के बाद लिंगयान के मन में एक सवाल था। उसने तुरंत अपनी खूबसूरत गुरु गोंग qianshui से पूछा, अच्छा, अगर तुम ताबूत के अंदर हो तो क्या मैं उसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती?
गोंकियानशुए ने जवाब दिया, मैं जीवन मृत्यु ताबूत के साथ एक हो सकती हूँ, इससे मुझ पर कोई असर नहीं होगा और न ही कोई मुझे देख पाएगा। लिंगयान यह सुनकर बोली, तो ठीक है। जवाब मिलने के बाद लिंगयान की सारी चिंताएं दूर हो गईं। वो तुरंत पर्वत श्रृंखला के गहरे हिस्सों की ओर भागी। कुछ दिनों बाद राक्षसी जानवरों से लगातार लड़ते हुए लिंगयान की शक्ति तेजी से बढ़ी और सामान्य राक्षसी जानवर अब उसके सामने कुछ भी नहीं थे। अफसोस की बात यह थी कि राक्षसी नाभिक मिलना बहुत मुश्किल था। लिंगयान को इस दौरान कोई भी राक्षसी नाभिक नहीं मिला। हालांकि ऐसा था, पर उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और मजबूत हो गई है। इससे पहले कि लिंगयान खुश होती, उसने महसूस किया कि कुछ लोग इस तरफ आ रहे थे। वो तुरंत एक जगह छिप गई और थोड़ी देर में 3 लोग वहां आ पहुंचे। उन लोगों को देखते ही लिंगयान का दिल जोर से धड़क उठा। वे झाओ परिवार के लोग थे। झाओ परिवार के तीनों लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि 2 स्वर्णमेष सिंहों को कैसे हराया जाए ताकि वे जिस स्फटिक पुष्प अस्थि की रक्षा कर रहे थे उसे प्राप्त कर सकें। उनकी बातें स्वाभाविक रूप से बगल में छिपे लिंगयान ने सुन ली। लिंगयान ने तुरंत सोचा, स्फटिक पुष्प अस्थि, यह तो तीसरे स्तर की जड़ी बूटी है। कम से कम 6-7 हजार प्राणशिला मिल सकती हैं अगर मैं इसे हासिल कर लूं। गोंकियानशुए ने यह सुनकर कहा, क्या बात है, इसे छीनने का इरादा है? लिंगयान मुस्कुराई, इसे छीनना क्यों कहेंगे? प्रकृति के अद्भुत रत्न तो भाग्यशाली को ही मिलते हैं, है ना? गोंकियानशुए ने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छे। अगर तुम और आगे बढ़ना चाहते हो तो एक साधक को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। लिंगयान तुरंत झाओ परिवार के लोगों के पीछे छिपकर दोनों स्वर्णमेष सिंहों के स्थान पर पहुंची। थोड़ी ही देर में झाओ परिवार के तीनों लोग दोनों स्वर्णमेष सिंहों से उलझ गए। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद तीनों ने आखिरकार दोनों स्वर्णमेष सिंहों को मार गिराया और उन्हें 2 राक्षसी नाभिक भी मिले। तीनों फिर स्फटिक पुष्प अस्थि से लदे पेड़ के नीचे पहुंचे। मुखिया ने हैरान होकर चिल्लाया, इस बार तो मालामाल हो गए। जैसे ही वे तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लिंगयान सामने आई और तीनों से बोली, यह पेड़ मैंने लगाया है, यह रास्ता मैंने बनाया है। अगर इस पेड़ से कुछ तोड़ना है तो अपनी जान छोड़ जाओ। झाओ परिवार के तीनों लोगों ने देखा कि आने वाला लिंगयान है और सब जोर से हंस पड़े। अरे, ये तो लिंग परिवार का निकम्मा बच्चा है। इसका दिव्यात्म सिर्फ एक टूटा हुआ ताबूत ही नहीं, बल्कि दिमाग भी इसका इतना खराब है। उनकी ठिठोली सुनकर लिंगयान ने गुस्से से तीनों से कहा, बकवास बंद करो। यह स्फटिक पुष्प अस्थि मेरी है, मरना नहीं चाहते तो जल्दी निकल लो। यह सुनकर उन तीनों में से एक ने तुरंत कहा, यह तो बस एक 3 सितारा योद्धा का निकम्मा है, हम इसे संभाल लेंगे। वो आदमी तुरंत अपने पीछे वाले एक व्यक्ति को लेकर लिंगयान पर हमला करने बढ़ा। अफसोस की बात यह थी कि दोनों की शक्ति कम थी और पल भर में ही लिंगयान ने उन्हें खत्म कर दिया। झाओ परिवार के आखिरी आदमी ने यह नजारा देखा और चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? ये तो 5 सितारा तक पहुंच गई है। लिंगयान ने रौबदार अंदाज में जवाब दिया, इतने सवाल मत पूछो, हमला करना है तो जल्दी करो। उस आदमी ने तुरंत मुक्का उठाया और लिंगयान पर वार किया। लिंगयान ने भी अपना मुक्का उठाया और जवाबी हमला किया। धुएं का एक झोंका छटा और झाओ परिवार का वो आदमी लिंगयान के वार से पीछे हट गया। शर्मिंदा होकर उसने चुपचाप अपना दिव्यात्म बाहर निकाला। लिंगयान को एक ही बार में खत्म करने की सोची। लिंगयान ठंडी मुस्कान के साथ हंसी, जीवन मृत्यु ताबूत को बाहर निकाला, थोड़ा आगे बढ़ाया और दहाड़कर बोला, निकल जाओ। जीवन मृत्यु ताबूत तुरंत खुला, एक काली किरण निकली और सामने वाले का दिव्यात्म सीधे ताबूत में समा गया। जीवन मृत्यु ताबूत के बंद होने की आवाज के साथ झाओ परिवार का वो आदमी कांप उठा। यह है प्राचीन काल के 10 महान दिव्यात्मों में से एक, जीवन मृत्यु ताबूत, जो एक विचार से जीवन और एक विचार से मौत दे सकता है। क्या आपने ऐसा ताबूत देखा है जो हथियार बन सके? युवा लिंगयान ने गलती से एक ताबूत जैसा दिव्यात्म जागृत किया। खूबसूरत गुरु के मार्गदर्शन में वो विरोधियों के दिव्यात्म को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ा सकती थी। यह शक्ति तो मानो अजय थी। इससे पहले कि लिंगयान खुश होती, खूबसूरत गुरु गोंकियानशुए ने सीधे उस पर ठंडा पानी डाल दिया। भले ही दिव्यात्मों को निगलकर तुम अपनी साधना बढ़ा सकते हो, पर अभी तुम ज्यादा से ज्यादा 6 सितारा दिव्यात्म को ही निगल सकते हो। अगर इससे ज्यादा किया तो खुद को चोट पहुंचा सकते हो। हालांकि ऐसा था, पर लिंगयान यह सुनकर भी उत्साहित थी। उसके लिए अभी सबसे जरूरी था औषधरस बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां हासिल करना। लिंगयान फिर राक्षसी पर्वत श्रृंखला से निकली और जियांगचुआन कस्बा के शताब्दी रत्न मंडप में पहुंची। शताब्दी रत्न मंडप में घुसते ही लिंगयान सीधा विनिमय क्षेत्र में गई, अपनी हासिल की हुई जड़ी बूटियों के बदले प्राणशिला लेने। बूढ़े प्रबंधक ने देखा कि एक नौजवान आया है और उसे यकीन था कि लिंगयान के पास कुछ खास नहीं होगा। पर जब उसने लिंगयान का थैला खोला तो हैरान रह गया। अंदर सब उच्च स्तर का सामान था और 3 बोतलें स्फटिक पुष्प अस्थि भी।
उसने अनजाने में ही लिंगयान से उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। लिंगयान ने शांत भाव से जवाब दिया, जनाब, शताब्दी रत्न मंडप में चीजें बदलने के लिए उनकी उत्पत्ति बताने की जरूरत तो नहीं होती है ना। बूढ़ा प्रबंधक समझ गया कि उसने नियम तोड़ा है और लिंगयान से माफी मांगी। फिर उसने लिंगयान की लाई हुई जड़ी बूटियों के लिए 13,000 प्राणशिला की पेशकश की। लिंगयान पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने मोलभाव किया। आखिर में लिंगयान को 14,000 प्राणशिला मिली और उसने मुस्कुराते हुए बूढ़े प्रबंधक का शुक्रिया अदा किया। बूढ़े प्रबंधक ने लिंगयान को विनम्र देखकर बगल के स्टॉल की ओर इशारा करते हुए उसे याद दिलाया, बच्चे, उधर से एक ब्रह्मांड थैली ले लो ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। लिंगयान ने दोबारा धन्यवाद किया और तुरंत बगल में गई एक ब्रह्मांड थैली लेने के लिए। जैसे ही देखा, शर्मिंदा हो गई। एक ब्रह्मांड थैली के लिए 1,000 प्राणशिला चाहिए थीं। हालांकि उसे प्राणशिला और जड़ी बूटियां रखने के लिए एक थैली की जरूरत थी, तो उसने 1,000 प्राणशिला से एक ब्रह्मांड थैली खरीदी। फिर औषधालय में जाकर 10,000 प्राणशिला से औषधरस बनाने के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लीं। बस ऐसे ही लिंगयान के पास अब सिर्फ 3,000 प्राणशिला बची थीं और वह निराश होकर शताब्दी रत्न मंडप से निकलने वाली थी। तभी एक आदमी ने लिंगयान को रोका और कहा, अरे लिंग बड़े शहजादे, इन जड़ी बूटियों का तुम क्या करोगे? तुम्हें तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारा वो नकारा दिव्यात्म तुम्हें जिंदगी भर के लिए निकम्मा ही रखेगा। लिंगयान हैरान थी। आने वाला वांग निंग का चचेरा भाई वांग फेई था। वांग फेई की इस बात से शताब्दी रत्न मंडप में तुरंत चहल पहल बढ़ गई। लिंगयान ने ठंडी आह भरी वांग फेई को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। पर वांग फेई ने मुड़कर लिंगयान को पकड़ा और ताना मारा, सुना है मेरी चचेरी बहन ने जब तुमसे रिश्ता तोड़ा था तो तुमने 3 साल का प्रण भी लिया था। तुम जैसे डरपोक के लिए ये खुद को शर्मसार करना नहीं तो और क्या है। यह सुनकर लिंगयान ने तुरंत अपना चेहरा कड़ा कर लिया, मुड़ी और बोली, अपना गंदा हाथ छोड़ो वरना मैं इसे बेकार कर दूंगी। वांग फेई ने और मरने वाली हरकत की, तुम जैसे निकम्मे क्या कह रहे हो? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या तुम दोबारा कहोगे? लिंगयान की आंखों में चमक आई। उसने तुरंत मुड़कर वांग फेई की बाह पकड़ी और गंभीर होकर बोली, ये तुमने खुद मांगा है। फिर एक झटके में उसने जोर लगाया। वांग फेई की पतली बाह से कटाक की आवाज आई। पल भर के दर्द ने वांग फेई को जमीन पर गिरा दिया और वो चिल्लाया, मेरा हाथ। अंत में उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए लिंगयान की ओर उंगली उठाई और बोला, तुम छोटे कमीने। नहीं। इससे पहले कि वांग फेई अपनी बात पूरी कर पाता, लिंगयान ने उसे फिर से पकड़ा और अनपेक्षित रूप से एक और चीख निकली। उसने अपनी जुबान की कीमत चुकाई थी। दोनों की हरकतें तुरंत शताब्दी रत्न मंडप की मंडप स्वामी झो ने भांप ली। वो न सिर्फ शताब्दी रत्न मंडप की प्रमुख थी, बल्कि जियांगचुआन कस्बा की अकेली औषध निर्माता भी थी, इसलिए सब उसका बहुत सम्मान करते थे। मंडप स्वामी झो दरअसल लिंगयान से स्पष्टीकरण चाहती थी, पर उसे क्या पता था कि वांग फेई सबके सामने मंडप स्वामी झो को भड़काने की कोशिश करेगा। इस बार मंडप स्वामी झो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ उठाकर वांग फेई को मंडप के दरवाजे से बाहर फेंक दिया और कहा, दूर रहो, वरना तुम्हें हमेशा के लिए यहीं दरवाजे पर छोड़ दूंगी। वांग फेई इस रौब से डर गया और तुरंत उठकर चला गया। तब लिंगयान ने मंडप स्वामी झो का धन्यवाद किया और मुड़कर शताब्दी रत्न मंडप से बाहर निकल गई। जब लिंगयान दूर चली गई तो बूढ़ा प्रबंधक मंडप स्वामी झो के पास आया और लिंगयान के खरीदारी का ब्यौरा बताया। मंडप स्वामी झो हैरान होकर बोली, यह लड़का इतनी सारी जड़ी बूटियां क्यों खरीद रहा है? क्या था वो जिसने सामने खड़ी लड़की को इतना बेचैन कर दिया था? उसका चेहरा शर्म से लाल और पसीने से भीगा हुआ था। लिंगयान जैसे ही लिंग परिवार लौटा, उसे एक गर्म लहर महसूस हुई और वो तेजी से अपनी बहन लिंग शुएर के कमरे की ओर भागी। लिंगयान जैसे ही कमरे के सामने पहुंची, गोंग कियानशुए सामने आई और उसका रास्ता रोका। बोली, तुम ऐसे अंदर गए तो वहां का तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर उसने अपनी शक्ति से लिंगयान को घेरा और तब उसे अंदर जाने दिया। लिंगयान जैसे ही कमरे में घुसी, उसने देखा कि लिंग शुएर के पूरे शरीर से भाप निकल रही थी। वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि गोंग कियानशुए ने उसे फिर रोका और बोली, उसे मत छूना, मुझे पहले देखने दो। गोंग कियानशुए ने लिंगयान को समझाया, दिव्य सूर्य काया साधना जगत की विशेष कायाओं में से एक है। लाखों साधकों में से ऐसा एक ही व्यक्ति प्रकट होता है, पर उसकी काया पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। अभी यह बस उसके शरीर के अंदर छिपी हुई है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें हिमशैल ऋषिबूटी का इस्तेमाल करना होगा ताकि उसकी दिव्य सूर्य काया पूरी तरह जागृत हो सके। मगर हिमशैल ऋषिबूटी 7वें स्तर की जड़ी बूटी है। पूरे महावायु राजवंश में भी इसका मिलना मुश्किल है। यह सुनकर लिंगयान तुरंत चौंक गई, तो क्या शुएर की जान खतरे में है? गोंग कियानशुए ने लिंगयान के भाई बहन के गहरे रिश्ते को देखकर कहा, तुम्हारी खातिर मैं उसकी स्थिति को थोड़ा दबा देती हूँ।
लिंगयान तुरंत खुशी से झूम उठी, पर इससे पहले कि वो ज्यादा देर खुश हो पाती, गोंग कियानशुए ने फिर कहा, पर मैं उसे सिर्फ 5 साल तक ही नियंत्रित कर सकती हूँ। अगर इस दौरान जड़ी बूटी नहीं मिली तो तुम्हारी बहन बच नहीं पाएगी। गोंग कियानशुए ने यह कहकर तुरंत अपनी हथेली में एक बैंगनी ऊर्जा इकट्ठी की और हथेली लिंग शुएर की ओर करके उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया। बैंगनी ऊर्जा से तुरंत पूरा कमरा भर गया। काफी देर बाद गोंग कियानशुए रुकी और लिंगयान से बोली, ठीक है, वो अब जल्द ही जाग जाएगी। मैं पहले ताबूत के अंदर जाती हूँ। कुछ देर बाद लिंग शुएर धीरे धीरे जागी। लिंगयान ने उसे गले लगा लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे मजबूत बनना है ताकि वो हिमशैल ऋषि बूटी ढूंढ सके। एक दिन लिंगयान ने शताब्दी रत्न मंडप से खरीदी हुई जड़ी बूटियां निकाली और गोंग कियानशुए से औषधरस बनाने में मदद मांगी। गोंग कियानशुए ने देखा कि लिंगयान में यह समझ है और अपने हाथों से मुद्राएं बनाकर लिंगयान के लिए औषधरस बनाने की तैयारी की। तभी लिंगयान ने कहा, इन जड़ी बूटियों की मात्रा दोगुनी हो गई है, कृपया एक थोड़ा कम गुणवत्ता वाला औषधरस बना दें, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। गोंग कियानशुए ने पूछा, दूसरी खुराक थोड़ी कम गुणवत्ता वाली क्यों चाहिए? लिंगयान ने जवाब दिया, अगर दोनों बराबर अच्छी हुई तो क्या दूसरे मेरे साथ ही प्रगति नहीं करेंगे? यह सुनकर गोंग कियानशुए जोर से हंसी और सीधे कहा कि लिंगयान काफी धूर्त है, पर उसे ऐसा ही लिंगयान पसंद था। फिर लिंगयान की निगाहों के सामने उसने औषधरस बनाना शुरू कर दिया। सहज और तेजी से काम करते हुए उसने जल्द ही दोनों खुराकें तैयार कर दी। लिंगयान से बोली, हो गया, बाईं वाली तुम्हारी है और दाईं वाली बेचने के लिए। लिंगयान ने अपने सामने रंगीन औषधरस की दोनों बोतलें देखीं और सोची कि अब वो आखिरकार अपनी साधना तेजी से बढ़ा सकती है। फिर गोंग कियानशुए के कहने पर उसने साधना शुरू कर दी। 3 दिन बाद लगातार ध्यान लगाने से लिंगयान बुरी तरह थक गई थी। उसके पैर जैसे ही जमीन पर लगे वो ढहने वाली थी। यह नजारा देखकर गोंग कियानशुए खुलकर हंसी। जब लिंगयान औषधरस उठाकर पीने ही वाली थी तो गोंग कियानशुए ने लिंगयान का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, रुको, तुम क्या कर रही हो? खूबसूरत गुरु ने युवा के लिए रहस्यमय औषधरस तैयार किया और तो और उसे नहाते हुए भी देखना चाहा। युवा लिंगयान लगातार 3 दिनों तक ध्यान करने के बाद उसके पैर कांप रहे थे और वो औषधरस पीकर शरीर को ठीक करना चाहती थी। पर खूबसूरत गुरु गोंग कियानशुए ने लिंगयान को रोक दिया। लिंगयान हैरान थी। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मैं इस औषधरस से ठीक हो जाऊं? गोंग कियानशुए ने आह भरते हुए कहा, यह दवा नहाने के लिए है, पीने के लिए नहीं। अगर तुमने इसे पिया तो तुम्हारे पैर फट जाएंगे और तुम मर जाओगे। और अगर नहाने के लिए भी तो सिर्फ 2 बूंदें काफी होंगी। यह सुनकर लिंगयान चौंक गई, फिर पानी भरकर नहाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वो कपड़े उतारने वाली थी उसने शर्माते हुए गोंग कियानशुए की ओर देखा। गोंग कियानशुए ने अपना चेहरा फेर लिया और कहा, मुझे तुम जैसे छोटे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, जाओ और अपना स्नान करो। हालांकि उसने ऐसा कहा, पर जब लिंगयान अपने कपड़े उतार रही थी गोंग कियानशुए फिर भी लिंगयान को घूर रही थी, जिससे लिंगयान बहुत असहज महसूस कर रही थी। फिर लिंगयान ने गोंग कियानशुए के निर्देशानुसार पानी में 2 बूंद औषधरस डाला। पल भर में ही उसने महसूस किया कि एक गाढ़ी ऊर्जा उसके शरीर में भर गई है। गोंग कियानशुए लिंगयान के पास आई और बताया कि लिंगयान को रोज सिर्फ 4 घंटे नहाना है। जब भी पानी अपने मूल रंग में लौट आए तो 2 और बूंदें डालकर सोख लो, ऐसे ही दोहराते रहो और 8 दिनों के भीतर साथ में पहले दिव्यात्मों को सोखने का असर भी लिंगयान निश्चित रूप से 6 सितारा योद्धा के स्तर तक पहुंच जाएगी। लिंगयान ने तुरंत कहा, तो क्या भविष्य में केवल दिव्यात्मों को सोखकर साधना बढ़ाना ज्यादा तेज नहीं होगा? गोंग कियानशुए ने शांत भाव से कहा, सिद्धांत रूप में ऐसा ही है, पर ऐसा करने से जीवन मृत्यु ताबूत आसानी से उजागर हो जाएगा। तब लिंगयान को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे खत्म हुई। खुशकिस्मती से जीवन मृत्यु ताबूत अभी अपनी अंतिम अवस्था में नहीं है। जियांगचुआन कस्बा जैसी छोटी जगह में कोई इसे पहचान नहीं पाएगा, वरना लिंगयान अभी खतरे में पड़ जाती। पर जब जीवन मृत्यु ताबूत बदल जाएगा तो लिंगयान की क्षमता भी बढ़ जाएगी, तब वो हर चुनौती का सामना कर पाएगी। लिंगयान ने भी तय कर लिया कि मजबूत बनने से पहले जीवन मृत्यु ताबूत का रहस्य किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। 8 दिनों बाद लिंगयान सफलतापूर्वक 6 सितारा योद्धा बन गई। फिर कुल प्रतियोगिता से ठीक पहले अपनी साधना को जितना हो सके बढ़ाने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाकर शताब्दी रत्न मंडप का दौरा किया। दूसरी बोतल औषधरस के बदले प्राणशिला लेने की तैयारी में, ताकि औषधरस बनाने के लिए जरूरी जड़ी बूटियां खरीद सके और फिर से अपनी शक्ति बढ़ा सके। फिर वो विनिमय क्षेत्र में गई, दूसरी बोतल औषधरस निकाली और बूढ़े प्रबंधक से कहा, मुझे इस औषधरस का विनिमय करना है। बूढ़े प्रबंधक ने एक नजर में उसे उठा लिया और पूछा, यह क्या है? लिंगयान ने औषधरस के गुण और उपयोग बताए।
बूढ़े प्रबंधक ने कभी ऐसा जादुई औषधरस नहीं देखा था। उसने तुरंत कहा, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं मंडप स्वामी से इसे प्रमाणित करवाता हूँ। कुछ देर बाद मंडप स्वामी झो अपनी पहचान छिपाए लिंगयान के सामने आई और बोली, क्या आप सुविधाजनक होंगी अगर हम अंदर के कमरे में बात करें तो कैसा रहेगा? लिंगयान फिर मंडप स्वामी झो के साथ अंदर के कमरे में चली गई। मंडप स्वामी झो ने सीधी बात की, मैंने इस औषधरस का प्रमाणन कर लिया है, यह वाकई असाधारण है। आप भी एक औषध निर्माता होंगी, है ना? लिंगयान ने जवाब दिया, आप मुझे औषध निर्माता मान लीजिए। यह सुनकर मंडप स्वामी झो का दिल जोर से धड़का और उसने मन ही मन कहा, ऐसा असरदार औषधरस बनाने वाला कम से कम तीसरे स्तर का औषध निर्माता तो होगा। इतना बड़ा शख्स इस छोटी सी जगह में क्या कर रहा है? फिर मंडप स्वामी झो ने लिंगयान से दोस्ती करने का इरादा किया और कहा कि वो औषधरस के लिए 1,00,000 प्राणशिला देने को तैयार है। यह संख्या सुनकर लिंगयान पूरी तरह से हिल गई। उसे लगा था कि 20-30 हजार प्राणशिला मिल जाएं तो बहुत होगा, पर अब ये तो मानो उड़ने का समय था। उसने तुरंत सहमति दी। मंडप स्वामी झो ने लोगों को प्राणशिला लाने के लिए कहा। लेन देन पूरा होने के बाद मंडप स्वामी झो की नजर में लिंगयान उस जगह गई जहां उसने पिछली बार जड़ी बूटियां ली थीं। औषधरस के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लेने के बाद वो शताब्दी रत्न मंडप से चली गई। जब लिंगयान दूर चली गई तो मंडप स्वामी झो उस औषधालय के सामने आई और पूछा कि लिंगयान ने कौन सी जड़ी बूटियां बदली थीं। यह जानकर कि वे वही थीं जो लिंगयान ने पिछली बार ली थीं, मंडप स्वामी झो का दिल तुरंत धड़क उठा और उसने लिंगयान के 3 सितारा नकारे दिव्यात्म से 5 सितारा तक पहुंचने का श्रेय औषधरस को दिया और मन ही मन सोचा, लिंग परिवार के उस लड़के और इस रहस्यमय औषध निर्माता के बीच आखिर क्या रिश्ता है? उसे क्या पता था कि ये रहस्यमय शख्स खुद लिंगयान ही थी। लिंगयान दरअसल लिंग परिवार की एक युवती थी, पर उसने ऐसा प्राचीन दिव्यात्म जागृत किया था जो पहले कभी नहीं दिखा था और सब उसे निकम्मा कहते थे, इसलिए उसने खुद को मजबूत साबित करने की ठान ली थी। लिंगयान शताब्दी रत्न मंडप से निकलने के बाद एक कोने में जाकर अपनी असली पहचान में आ गई। खूबसूरत गुरु गोमकियांशुए तब प्रकट हुई और बोली, दिमाग तो तेज है तुम्हारा। ऐसा करके तुम उस व्यक्ति को यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर करना चाहती हो कि उसका और तुम्हारा, लिंगयान का क्या रिश्ता है ना? लिंगयान यह सुनकर मुस्कुराई, अगर ऐसा हो सके तो और भी अच्छा, इससे मेरे लिंग परिवार का भी भला होगा। फिर लिंगयान 1,00,000 प्राणशिला के साथ लिंग परिवार लौट आई। अपनी बहन लिंग शुएर के साथ वो लिंग परिवार के युद्धकला मंडप की ओर गई। लिंग परिवार का युद्धकला मंडप 2 हिस्सों में बंटा था, एक ऊपरी मंजिल जहां लिंग परिवार की युद्धकलाएं रखी थीं और एक अखाड़ा जहां परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, और यह कुछ दिनों बाद होने वाली कुल प्रतियोगिता का स्थान भी था। लिंगयान इस यात्रा पर युद्धकला सीखने आई थी, इसलिए वो लिंग शुएर के साथ ऊपरी मंजिल में गई। अंदर उस वक्त बहुत शांति थी। लिंगयान और लिंग शुएर दोनों युद्धकलाएं ढूंढने लगे। स्वर्ग नृत्य महाद्वीप की युद्धकलाएं मानव स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्ग स्तर और दिव्य स्तर जैसे 6 बड़े स्तरों में बंटी थीं, और हर स्तर के भीतर निम्न, मध्यम, उच्च और सर्वश्रेष्ठ 4 श्रेणियां थीं। लिंगयान को जल्द ही अपनी पसंद की युद्धकला मिल गई। मानवस्तर मध्यम वायुगर्जन मुष्टि, तुम ही सही हो। लिंग शुएर ने देखा और तुरंत कहा, ये मत कहना कि तुमने इसे चुना है। वायुगर्जन मुष्टि मूल रूप से मानवस्तर उच्च की थी, पर कुछ हिस्से गायब होने की वजह से इसकी पूरी तरह से साधना नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसे मध्यम श्रेणी में रखा गया था। यह सुनकर लिंगयान इस युद्धकला को छोड़ने वाली थी। गोमकियांशुए की आवाज इस वक्त लिंगयान के दिमाग में गूंजी, बदलने की जरूरत नहीं है, इस स्तर की कमी को मैं कभी भी पूरा कर सकती हूँ। लिंगयान को विश्वास था कि गोमकियांशुए इस युद्धकला को ठीक कर सकती है। उसने तुरंत दोबारा वायुगर्जन मुष्टि को हाथ में लिया और मुड़कर लिंग शुएर से कहा, कोई बात नहीं, मैं पहले इसका अभ्यास करती हूँ, अगर ठीक न लगे तो बदल दूंगी। फिर उसने एक शरीरकला युद्धकला चुनी, अदृश्यपद, और लिंग शुएर के साथ युद्धकला मंडप से निकलने की तैयारी की। तभी एक आवाज ने दोनों को रोका, लिंगयान रुक जाओ। लिंगयान ने पलटकर देखा तो वो लिंग तियान था जिसे उसने पिछली बार हराया था। लिंगयान ने पूछा, पिछली बार का सबक काफी नहीं था? दरअसल लिंग तियान इस बार अपने साथ मदद लेकर आया था। उसका भाई लिंग जुन की मदद से अपनी इज्जत वापस पाना चाहता था। लिंग जुन ने लिंगयान से कहा, लिंगयान, तुम्हारा नकारा दिव्यात्म होने के बावजूद तुम 4 सितारा तक पहुंच गई, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। पर तुमने मेरे भाई को मारा, ये बात ऐसे ही खत्म नहीं होगी। लिंगयान ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? लिंग जुन ने अखाड़े की ओर इशारा किया, यह रहा अखाड़ा, क्या तुम लड़ने की हिम्मत करती हो? लिंग जुन सबसे आगे अखाड़े पर आया और लिंगयान को उकसाते हुए बोला, लिंगयान, अगर मर्द हो तो ऊपर आओ और मुझे मारो। लिंगयान ने ऐसी मांग पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने तुरंत अपने हाथ में रखी युद्धकला लिंग शुएर को दी और अखाड़े पर चली गई।
लिंग परिवार के लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। लिंगयान एक 4 सितारा योद्धा, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? लिंग जुन जो 6 सितारा है, उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। लिंगयान ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अखाड़े पर खड़े होते ही लिंग जुन ने हल्के से कहा, हमला करो। क्या बात है? और ऐसा भी कुछ अच्छा? लिंगयान ने बिना कुछ कहे सीधे लिंग जुन के सामने तेजी से वार किया। बारिश की बूंदों की तरह मुक्के बरसने लगे, उसकी खास आदत को पूरा करते हुए। बस थोड़ी ही देर में लिंग जुन का शरीर चोटों से भरा हुआ था। फिर लिंगयान ने एक लात से उसे पीछे धकेल दिया। तब लिंग जुन ने जैसे तैसे बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम तो 6 सितारा बन गई हो। यह देखकर कि वो लिंगयान से मुकाबला नहीं कर सकता, लिंग जुन ने अपना बड़ा छुरा दिव्यात्म बाहर निकाला, लिंगयान को एक ही वार में हराने की चाह में। लिंगयान ने भी अपना दिव्यात्म जीवन मृत्यु ताबूत बाहर निकाला। फिर दोनों दिव्यात्म हवा में उड़े और जैसे ही वे छूने वाले थे, लिंग जुन का बड़ा छुरा अचानक रुक गया। लिंग जुन तुरंत हैरान रह गया, क्या हुआ? मेरा दिव्यात्म काबू में कर लिया गया है। लिंगयान ने सही मौका देखा, लिंग जुन के सामने आई और एक मुक्का मारा। तुरंत एक पश्चिमी वार से लिंग जुन को अखाड़े से बाहर धकेल दिया। जमीन पर गिरते ही लिंग जुन चोटों से लथपथ जमीन पर ढेर हो गया। लिंगयान ने दोनों भाइयों से कहा, आगे अगर तुम दोनों भाइयों को फिर लड़ने का मन करे तो मैं हर वक्त तैयार हूं। फिर वो लिंग शुएर के साथ कुल के लोगों की हैरान और अलग अलग नजरों के बीच चली गई। एक ही साथ खूबसूरत और शक्तिशाली गुरु और एक प्रतिभाशाली बहन का होना कैसा लगता है? लिंगयान अपने कमरे में लौटने के बाद खूबसूरत और शक्तिशाली गुरु गोंग कियानशुए से वायुगर्जन मुष्टि को बेहतर बनाने के लिए कहा। गोंग कियानशुए ने युद्धकला ली, सरसरी नजर से देखी और फेंक दी और लिंगयान से बोली, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। इससे पहले कि लिंगयान हैरान होती, गोंग कियानशुए पल भर में तैयार हो गई। उसने तुरंत बेहतर की गई वायुगर्जन मुष्टि का प्रदर्शन शुरू किया और फिर एक मुक्का आंगन की दीवार पर मारा। धुआं छटा और आंगन की दीवार में दरारें पड़ गईं। लिंगयान उस मुक्के की ताकत से हैरान थी। गोंग कियानशुए ने शांत भाव से कहा, ये क्या है? एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति बिना युद्धकला का उपयोग किए एक हाथ के इशारे से एक पूरे राजवंश को खत्म कर सकता है। फिर लिंगयान ने वायुगर्जन मुष्टि और अदृश्यपद का कठिन अभ्यास शुरू कर दिया। 2 महीने बाद लिंगयान तैयार थी। लिंगयान ने तेजी से अदृश्यपद का उपयोग करते हुए एक विशाल पत्थर के सामने आई और वायुगर्जन मुष्टि से उस पत्थर पर वार किया। धुआं छटा और विशाल पत्थर तुरंत फट गया। लिंगयान ने शानदार ढंग से मुड़कर देखा और उसे अचानक एक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने तुरंत वहीं बैठकर ध्यान लगाया और दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में खींचने लगी। एक गर्जना के साथ लिंगयान उठ खड़ी हुई और बोली, सोचा नहीं था कि कुल प्रतियोगिता से पहले मेरी साधना 7 सितारा योद्धा तक पहुंच जाएगी। इससे पहले कि लिंगयान खुश होती, लिंग शुएर लिंगयान के पास आई और एक वार किया। यह देखकर लिंगयान हैरान होकर चिल्लाई, तुम 2 महीने पहले 2 सितारा नहीं थी क्या? 5 सितारा कैसे बन गई? लिंग शुएर ने कहा कि उसने बस यूं ही अभ्यास किया और ऐसे ही 5 सितारा तक पहुंच गई। लिंगयान यह सुनकर बहुत निराश हुई, एक दूसरे से तुलना करना तो मौत के बराबर है। उसने जीवन मृत्यु ताबूत और गोंग कियानशुए की मदद से 2 महीने में मुश्किल से 6 सितारा से 7 सित तक पहुंची थी। और उसकी बहन, उसने इन्हीं 2 महीनों में मानो रॉकेट से उड़कर ऊपर आ गई हो। गोंग कियानशुए ने लिंगयान से कहा, हालांकि लिंग शुएर दिव्य सूर्य काया की वजह से तेजी से प्रगति कर रही है, पर इसी कारण उसका दिव्यात्म उसकी काया के पूरी तरह से जागृत होने के बाद ही जागृत होगा। लिंगयान को यह बात पता चली तो उसने लिंग शुएर को दिलासा दिया कि उसे दिव्यात्म न होने पर हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। फिर दोनों ने साथ मिलकर मेहनत करने का वादा किया। 2 दिन बाद लिंगयान और लिंग शुएर एक साथ कुल प्रतियोगिता के मैदान में पहुंचे। लिंग परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों के बैठते ही कुल प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। कुल प्रतियोगिता अखाड़ा युद्ध के रूप में होती थी। हर दौर में आधे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता था जब तक कि शीर्ष 3 का फैसला न हो जाए। लिंगयान की पहली प्रतिद्वंद्वी एक 6 सितारा योद्धा थी। दोनों ने कुछ देर लड़ा, फिर लिंगयान ने उसे आसानी से एक ही बार में हरा दिया। लिंग शुएर ने भी सफलतापूर्वक अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को हराया। पर अफसोस की बात यह है कि दूसरे दौर में जाने के बाद उसे एक ऐसे परिवार के सदस्य ने हरा दिया जो उससे ज्यादा शक्तिशाली था। लिंगयान ने दूसरे दौर की प्रतियोगिता आसानी से पार की और तीसरे दौर में पहुंच गई। इस वक्त मैदान पर सिर्फ 13 लोग बचे थे। अगला दौर ड्रॉ के माध्यम से विरोधियों का फैसला करेगा। लिंग परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली 8 सितारा योद्धा लिंगवो ने इस दौर का खाली ड्रा निकाला और सीधे चौथे दौर में पहुंच गया। बाकी लोगों ने यह देखकर चैन की सांस ली। आखिर कोई भी तीसरे दौर में लिंगयान से भिड़ना नहीं चाहता था। अभी कुछ देर पहले तुमने जिस विरोधी को हराया था, अगर वो फिर से मार खाने आ जाए तो तुम क्या करोगे?
जवाब है, जाहिर है उसे फिर से मारोगे। लिन यान को कभी अंदाजा नहीं था कि किस्मत का ये खेल इतना अनोखा होगा। तीसरे राउंड में उसका सामना लिन जून से होने वाला था। स्टेज पर आते ही लिन यान ने गर्मजोशी से पुकारा, अरे वाह! लिन जून, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। लिन जून की आंखों में एक अटूट संकल्प था। उसने जवाब दिया, पिछली बार मैं हारा था, वो मेरी बदकिस्मती थी, लेकिन इस बार तुम इतनी लकी नहीं रहोगी, क्योंकि मैं अब 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूं। लिन यान ने शांत भाव से कहा, 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट? बस यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है? लिन जून आगबबूला हो गया, तुम्हारा मतलब क्या है? लिन यान ने अपना स्टांस लिया और जवाब दिया, कुछ नहीं, बस पहले ही माफी मांग लेती हूं। इस बार भी तुम्हें मेरे हाथों हारना होगा। ये सुनते ही लिन जून का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतनी आसानी से हल्के में ले रहा है। जैसे ही रेफरी ने मुकाबले का ऐलान किया, शुरू हो, लिन जून ने अपना विस्फोटक वस्त्र मोड एक्टिवेट किया और चीखते हुए लिन यान पर पहला अटैक किया। इस बार तुम्हें अपने डिवाइन सोल का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। मगर इस तूफानी लिन जून के सामने लिन यान में जरा भी डर नहीं था। उसने दमदार आवाज में कहा, मैं बिना डिवाइन सोल के भी तुम्हें हरा दूंगी। और उसके ये शब्द हवा में घुलते ही लिन जून लिन यान के सामने आ पहुंचा। लेकिन अचानक लिन यान का शरीर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। असल में लिन यान ने अपने मियाँ कदम का इस्तेमाल किया था, और जब तक उसका दुश्मन कुछ समझ पाता, वो लिन जून के पीछे पहुंच चुकी थी, अपनी मुट्ठी ताने। लिन जून ने गुस्से में दहाड़ा और पलटकर मुक्के के बदले मुक्का मारा। सिर्फ एक झटके में लिन जून को लिन यान ने पीछे धकेल दिया। लिन जून ने खुद को संभाला, हांफते हुए बोला, मियाँ कदम, तुम तो मार्शल आर्ट्स भी सीखने लगी हो, और ये पावर, तुम 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हो? लिन यान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब पता चला। फिर वो तेजी से लिन जून के सामने आई और एक जोरदार किक मारकर उसे सीधा रिंग से बाहर भेज दिया। लिन यान धमाकेदार तरीके से अगले राउंड में पहुंच गई। उसके बाद जिस पर सबकी नजरें थीं, वो थी लिन परिवार की ब्यूटी लिन यान। वो लिन परिवार की पीढ़ी में लिन वू के बाद सबसे पावरफुल मानी जाती थी। वो पहले ही 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट थी, और उसका सामने वाला सिर्फ एक 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट। जैसा सोचा गया था, लिन यान ने आसानी से जीत हासिल कर ली। इस राउंड में कुल 7 लोग सक्सेसफुली आगे बढ़े। लिन परिवार के एल्डर्स ने तुरंत ऐलान किया कि अब सीधी टॉप 3 के लिए जंग होगी, और पूछा कि क्या कोई अपनी मर्जी से बाहर जाना चाहता है। उनके बोलते ही 7 में से 3 लोगों ने मुकाबले से नाम वापस ले लिया। बचे हुए 4 लोगों ने फिर से ड्रॉ निकाला अपने ओपोनेंट्स तय करने के लिए, और इस राउंड में लिन यान का सामना होने वाला था लिन परिवार के लिन ताओ से। वैसे तो वो एक यंग मास्टर था, पर लिन ताओ की ताकत 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट के बेहद करीब थी, और उससे भी बढ़कर उसके पास एक नायाब वाइंड डिवाइन सोल भी थी। जैसे ही दोनों रिंग पर आए, लिन ताओ ने तुरंत कहा, लिन यान, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पावर अच्छी है, तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते। और उसके ये शब्द पूरे होते ही उसने अपना वाइंड डिवाइन सोल बाहर निकाल लिया। ये देखकर लिन यान ने भी अपना डिवाइन सोल, जीवन मृत्यु का डिवाइन सोल बाहर निकाला और दमदार आवाज में बोली, तो चलो हो जाए। लिन ताओ ने तुरंत हरकत में आते हुए अपने वाइंड डिवाइन सोल की पावर से लिन यान के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, सही मौके का इंतजार करते हुए। लेकिन अफसोस, यही तो लिन यान चाहती थी। उसने तुरंत अपने जीवन मृत्यु के डिवाइन सोल का इस्तेमाल किया और लिन ताओ की आत्मा को अपने कंट्रोल में ले लिया। चूंकि लिन ताओ ने अपनी डिवाइन सोल से अपने पूरे शरीर को ढक रखा था, तो जैसे ही लिन यान ने ये चाल चली, उसका शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। लिन ताओ का चेहरा पल भर में बदल गया। लिन यान ने तुरंत मौका पकड़ा, मियाँ कदम का इस्तेमाल करके तेजी से लिन ताओ के पास पहुंची, रेड आइड सुपरमैन में बदल गई और लिन ताओ पर जोरदार वार किए। फिर एक आखिरी जोरदार मुक्के से उसे हवा में उड़ा दिया, और इस राउंड का मुकाबला खत्म हो गया। रेफरी ने जैसे ही लिन यान की जीत का ऐलान किया, लिन यान ने दोस्ती पहले के सिद्धांत को मानते हुए मुकाबला बाद में की भावना के साथ लिन यान रिंग से नीचे उतरी और लिन ताओ के सामने आकर पूछा, तुम ठीक हो ना? लिन ताओ को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी हार गई। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, अगर आगे कभी मौका मिला तो हम फिर मुकाबला करेंगे। और उसने लिन यान का हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और लिन यान ने जवाब दिया, जरूर, मुझे खुशी होगी। लिन यान वैसे तो लिन परिवार का यंग मास्टर था, लेकिन उसकी डिवाइन सोल की वजह से उसे परिवार वाले कमजोर मानते थे। लेकिन इस बड़े क्लान कंपटीशन में उसने एक के बाद एक दुश्मनों को हराया और आखिरकार फाइनल में पहुंच गया। क्या वो इससे खुद को साबित कर पाएगा?
लिन यान के लिन ताओ को हराने के बाद अब लिन यान और लिन वू के बीच का मुकाबला ऑफिशियली शुरू हो गया। दोनों ही एटस्टार मार्शल आर्टिस्ट की पावर रखते थे, इसीलिए लड़ाई की शुरुआत से ही माहौल में जबरदस्त गर्माहट थी। दोनों की ताकत एक दूसरे के बराबर थी। फिर लिन यान ने अपनी टाइगर रोर फिस्ट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया और लिन वू ने अपनी हेवनली एज पाम मार्शल आर्ट से जवाब दिया। दोनों के टकराने के बाद वे एक दूसरे से पीछे हट गए। आखिरकार लिन वू रिंग के एरिया से बाहर निकल गया और इस तरह लिन यान ने ये जीत हासिल की। सबको लगा था कि अब फाइनल होगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि लिन परिवार के लोग लिन यान को इतना कम आंकेंगे। इसीलिए जिंग यू ने सीधे ऐलान कर दिया कि लिन वू को सीधी एंट्री मिल गई है। जाहिर है लिन यान को ये मंजूर नहीं था। उसने तुरंत पूछा, ये कंपटीशन ऐसे ही कैसे खत्म हो सकता है? मैं तो अभी लिन वू से लड़ा ही नहीं हूं। लिन परिवार के लोगों ने लिन यान की ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया और हंसते हुए कहा, ये भी लड़ेगी? कुछ मैच क्या जीत लिए, सिर चढ़ गई है। लिन यान के पिता, जो लिन परिवार के मुखिया थे, वो भी अपने बेटे को कम आंक रहे थे और उसे रोकना चाहते थे। पर लिन यान ने इस बार बड़ी बेबाकी से कहा, रूल्स के हिसाब से मैं और लिन वू अभी भी मुकाबला कर सकते हैं ना। लिन यान ने इस बड़ी जंग के लिए 2 महीने तक दिन रात पसीना बहाया था। वो भला कैसे तीसरे नंबर पर आकर संतुष्ट हो सकता था? लिन यान के पिता ने उसकी आंखों में वो अटूट निश्चय देखा, उसकी जिद देखी और फिर ग्रैंड एल्डर से आंखें मिलाने के बाद उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि मुकाबला जारी रहेगा। तुरंत दोनों योद्धा रिंग पर चढ़े। एक दूसरे को सम्मान देते हुए झुकने के बाद उन्होंने एक दूसरे पर हमला बोल दिया, एक मूव से एक दूसरे को परखते हुए, और फिर दूरी बना ली। फिर लिन यान ने पहला बार किया। वो चाहता था कि एक ही बार में लड़ाई खत्म कर दे, लेकिन किसे पता था कि लिन वू ने उसे आसानी से झेल लिया और तुरंत फिर से दूरी बना ली। दोनों ने एक ही पल में अपने अपने डिवाइन सोल बाहर निकाले। लिन यान ने अपना जीवन मृत्यु का डिवाइन सोल दिखाया, जबकि लिन वू का डिवाइन सोल था फ्लेम डिवाइन सोल। क्योंकि लिन वू की कल्टीवेशन लिन यान से ज्यादा थी, उसकी डिवाइन सोल पर पकड़ भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसीलिए लिन यान अपने जीवन मृत्यु के डिवाइन सोल से लिन वू के डिवाइन सोल को दबा नहीं पाया। तभी लिन वू का डिवाइन सोल एक जलते हुए फायर ड्रैगन में बदल गया और लिन यान पर अटैक कर दिया। लिन यान ने तुरंत अपने जीवन मृत्यु के डिवाइन सोल की काली रोशनी से उसे रोका। लिन यान जानता था कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो अपनी कल्टीवेशन लेवल की वजह से वो पहले हार जाएगा। उसने तुरंत फैसला लिया, अपनी विंड थंडर फिस्ट और इथीरियल स्टेप का इस्तेमाल किया। वो बिजली की तेजी से लिन वू की तरफ बढ़ा और जैसे ही सब लोग हैरान थे कि लिन यान ने मिड ग्रेड की विंड थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करना कैसे सीख लिया, रिंग के बीच से एक अजीब सी आवाज आई। लिन यान के पिता ने तुरंत पहचान लिया कि लिन यान ने पूरी विंड थंडर फिस्ट का इस्तेमाल किया है। उनका चेहरा हैरत से भर गया। उन्होंने कहा, ये यानर ने ये कैसे सीखा? लिन वू ने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन यान ऐसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी और उसने जल्दी से अपनी शैटरिंग हेवन फिस्ट से जवाब दिया। जब दोनों एक दूसरे से टकराए तो एक कान फाड़ने वाली आवाज गूंज उठी और रिंग तुरंत घने धुएं से छिप गई। कुछ ही पलों बाद एक साया रिंग से नीचे गिरा। जब लोगों ने देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि लिन वू थी। लिन यान एक विजेता की तरह सामने आया। नीचे खड़े अनगिनत परिवार वालों ने उसे देखा और जोर जोर से चीखते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। जाहिर है उन्होंने लिन यान की ताकत को अपना लिया था। उस दिन से लिन परिवार का वो बेकार डिवाइन सोल यंग मास्टर का नाम हमेशा के लिए मिट गया और उसकी जगह ली लिन परिवार के सितारे लिन यान ने, एक नौजवान जिसने एक कॉफिन डिवाइन सोल जगाया था जिसे सब बेकार कहते थे। पर एक खूबसूरत मास्टर के गाइडेंस में उसकी पावर इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने आखिरकार परिवार के कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया और खुद को साबित कर दिखाया। बेटा तो माँ जैसा ही होना चाहिए। लिन यान के पिता को अच्छी तरह पता था कि लिन यान पहले कैसा था। उनके मन में सवालों का सैलाब था और रात होते ही वो लिन यान के आंगन में आए और पूछा, यान तुम्हारी डिवाइन सोल जागे हुए अभी कितनी देर हुई है? तुम्हारी कल्टीवेशन 3 स्टार से सीधे 7 स्टार कैसे हो गई? ये स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? लिन यान ने कुछ नहीं छुपाया और तुरंत कहा, यह सब मेरी बेकार डिवाइन सोल की कहानी से शुरू होता है। फिर लिन यान ने बताया कि कैसे उसकी जीवन मृत्यु का डिवाइन सोल उसे कल्टीवेशन के दौरान स्पिरिचुअल एनर्जी को सूखने की स्पीड बढ़ा देता है। लिन यान के पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई डिवाइन सोल हो सकती है। लिन यान के पास कोई और रास्ता नहीं था तो उसने तुरंत वहीं बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। जैसे ही चारों ओर की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से इकट्ठा होने लगी, लिन यान के पिता को आखिरकार यकीन हो गया कि ये सच है।
उन्होंने खुशी से खिलखिलाते हुए कहा, यान, तुम्हारी अभी की स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की स्पीड शायद किसी 1 स्टार मार्शल मास्टर से कम नहीं है, जिसने कल्टीवेशन टेक्निक सीख रखी हो। तभी उन्हें इस बात की अहमियत समझ आई और उन्होंने बड़े ही संजीदा तरीके से कहा, इस बात को मेरे और तुम्हारे अलावा किसी तीसरे को मत बताना, यहाँ तक कि श्वेयर को भी नहीं बताना। वो अभी छोटी है, कहीं अगर ये राज बाहर निकल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लिन यान ने अभी अभी हाँ कहा ही था कि लिन यान के पिता ने एक पिल निकाली और कहा, ये तुम्हारी क्लान कंपटीशन में पहली जीत का इनाम है, इसे ले लो। लिन यान ने उसे लेते ही देखा कि वो एक ट्रू एसेंस पिल थी, लेकिन इस कंपटीशन में पहले नंबर पर आने का इनाम इतनी कीमती ट्रू एसेंस पिल नहीं था। वो तुरंत समझ गया और उसने पूछा, पिताजी, क्या आपने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं? लिन यान के पिता का चेहरा ये सुनकर लाल हो गया और उन्होंने समझाया, अगर मैंने कहा कि ये इनाम है तो ये इनाम ही है, ज्यादा सवाल मत पूछो। लिन यान मुस्कुराते हुए धन्यवाद किया और जब उसके पिता चले गए तब लिन यान कमरे में वापस आया और ट्रू एसेंस पिल निकाली। जैसे ही वो उसे लेने वाला था, गोंग कियानशु ने लिन यान से कहा, ये ट्रू एसेंस पिल तुम नहीं ले सकते, समझे? लिन यान ने पूछा, क्यों? गोंग कियानशु ने जवाब दिया, तुम मार्शल आर्टिस्ट के इस स्टेज में पहले ही एक बार पिल्स का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा चुके हो। अगर तुम इसे लेना जारी रखोगे तो ये तुम्हारी नींद को नुकसान पहुंचाएगा और तुम्हारी कल्टीवेशन उल्टी सीमित हो जाएगी। लिन यान सीधा सन्न रह गया। उसने कहा, तो क्या मेरे पिताजी का ये तोहफा बेकार गया? अब इस पिल का क्या करूं? जाओ बेच दो इसे। ये जवाब सुनकर लिन यान ने एक लंबी आह भरी, लगता है यही एक रास्ता है। 2 महीने बाद, इस मुश्किल कल्टीवेशन के बाद, लिन यान आखिरकार 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन गया। और जैसे ही वो खुश था, गोंग कियानशु ने आंगन की तरफ देखा जहां लिन श्वेयर आ रही थी और कहा, किस बात की खुशी है? तुम्हारी बहन तो 7 स्टार पर पहुंच गई है, वो तुम्हें पकड़ने वाली है। ये सुनकर लिन यान पूरी तरह टूट गया। मैं मरमर कर 8 स्टार पर पहुंचा हूं और वो आराम से इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है? थोड़ा सोचने पर लिन यान समझ गया कि ये उसकी बहन की खास बॉडी टाइप की वजह से था। उसने बेबसी से आह भरी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो जैसे ही लिन श्वेयर कमरे में आई, लिन यान ने पहले ही पूछ लिया, क्या तुम 7 स्टार पर पहुंच गई हो? लिन श्वेयर ने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता चला? एक डॉन को अपना मास्टर बनाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? बेकार माने जाने वाले नौजवान लिन यान को खुशनसीबी से तियानवु कॉन्टिनेंट की टॉप एक्सपर्ट गोंग कियानशु ने अपना शिष्य बना लिया था। नतीजा ये हुआ कि उसे तो सामान वापस करने या बदलने पर भी फ्री में तोहफे मिल जाते थे। 4 महीने पहले लिन यान गोंग कियानशु द्वारा तैयार की गई दवाइयां बैबाओ पैविलियन में ले गया था ताकि उन्हें बेचकर स्नैक्स ले सके। आज लिन यान 8 स्टार पर पहुंच चुका था तो वो अपनी बहन लिन श्वेयर के साथ बैबाओ पैविलियन आया। इस सफर का उसका मकसद था ट्रू एसेंस पिल को बेचकर स्नैक्स लेना। बैबाओ पैविलियन में घुसते ही लिन यान ने लिन श्वेयर को पहले घूमने के लिए कहा। वो एक्सचेंज एरिया में स्नैक्स बदलने जा रहा था और जब वो एक्सचेंज एरिया में पहुंचा तो ओल्ड स्टीवर्ड भी अब लिन यान को यंग मास्टर लिन कहकर बुला रहा था। लिन यान ने जवाब दिया, नमस्ते बुजुर्ग, और मन ही मन सोचा, कितने समय बाद किसी ने मुझे यंग मास्टर लिन बुलाया है। ये सारे बदलाव जाहिर है 2 महीने पहले लिन परिवार के कंपटीशन में लिन यान के पहली जगह आने का नतीजा थे। ओल्ड स्टीवर्ड ने फिर लिन यान से कहा, यंग मास्टर लिन, आप बहुत विनम्र हैं। हमारे पवेलियन मास्टर ने कहा है कि आपको खास मेहमान मानना है। अब आप आ गए हैं तो मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपको उनसे मिलने ले जाऊं। लिन यान ने ये सुनकर जवाब दिया, ठीक है, कृपया रास्ता दिखाएं। और फिर वो ओल्ड स्टीवर्ड के पीछे पीछे झो पवेलियन मास्टर के पास चला गया। झो पवेलियन मास्टर ने जैसे ही लिन यान को देखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने भी लिन यान को यंग मास्टर लिन कहकर बुलाया। दोनों के बैठने के बाद झो पवेलियन मास्टर ने सीधा सवाल पूछा, यंग मास्टर लिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पीछे कोई महान गुरु आपको गाइड कर रहा है? लिन यान इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसकी पिछली चाल अब काम आ गई थी। वो तुरंत डर का नाटक करते हुए खड़ा हो गया और कहा, झो पवेलियन मास्टर, आपको कैसे पता? ये सुनकर झो पवेलियन मास्टर ने मन ही मन सोचा, लगता है मेरा अंदाजा सही निकला। लिन यान ने फिर परेशान होकर कहा, झो पवेलियन मास्टर, मेरे मास्टर को पब्लिसिटी पसंद नहीं है। आप प्लीज उनकी कोई भी जानकारी लीक मत कीजिएगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे। झो पवेलियन मास्टर ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यंग मास्टर लिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाने दूंगा। जल्दी बैठिए। ये सुनकर ही लिन यान वापस बैठा और उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। तभी उसने पूछा कि लिन यान इस बार बैबाओ पैविलियन में क्यों आया है? लिन यान ने तुरंत जवाब दिया,
मैं इस ट्रू एसेंस पिल को बदलने आया हूँ। जो पवेलियन मास्टर ने एक नज़र में पहचान लिया कि लिन यान के हाथ में जो पिल है वो वही है जो लिन परिवार के मुखिया लिन यान के पिता ने पहले बैबाओ पैविलियन से खरीदी थी। लिन यान ने जो पवेलियन मास्टर की तेज नज़र की तारीफ की। जो पवेलियन मास्टर ने एक विक्रेता के तौर पर पूछा, यंग मास्टर लिन, आप इसे स्नैक्स के लिए बदलना चाहते हैं? क्या इस ट्रू एसेंस पिल में कोई दिक्कत है? लिन यान ने शांत भाव से कहा, ट्रू एसेंस पिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा है कि ये सिर्फ लेवल 2 की पिल है और मुझे इसे लेने की जरूरत नहीं है। वो तो आसानी से लेवल 3 की पिल मेरे लिए बना सकते हैं। ये सुनकर जो पवेलियन मास्टर का चेहरा हैरत से भर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसका मतलब है कि उसका मास्टर कम से कम लेवल 3 एल्केमिस्ट है। मुझे उससे अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। यही तो लिन यान के बैबाओ पैविलियन आने का असली मकसद था। जो पवेलियन मास्टर जियांगचुआन टाउन का अकेला एल्केमिस्ट था, उसकी हैसियत तो पूछो ही मत। अगर लिन यान को उसकी मदद मिल जाती तो लिन परिवार का भविष्य में जियांगचुआन टाउन में तरक्की करना बेहद आसान हो जाता। जो पवेलियन मास्टर ने कन्फर्म किया कि लिन यान की पिल वही थी जो उसने बेची थी। उसने तुरंत कहा, यंग मास्टर लिन, ये ट्रू एसेंस पिल लिन फैमिली हेड ने मुझसे 30,000 स्पिरिट स्टोन्स में खरीदी थी। चूंकि यंग मास्टर इसे बदलना चाहते हैं तो मैं इसे 35,000 स्पिरिट स्टोन्स में वापस खरीदूंगा। अपनी आंखों के सामने एक छोटा सा गुंडा लिन यान की बहन को छेड़ रहा था। ये सरासर जुल्म था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। लिन यान ने ठान लिया था कि वो इस गुंडे को इसकी कीमत चुकाएगा, पर उसे क्या पता था कि छोटे को मारने से बड़ा बाहर आ जाएगा। अपनी मोटी कमाई के बाद लिन यान ने लिन श्वेयर को ढूंढा और बड़े दिल से कहा, क्या पसंद आया है? भाई तुम्हें खरीद कर देगा। लिन श्वेयर भी अपने भाई के साथ कोई औपचारिकता नहीं करती थी। उसने बगल में पड़ी एक ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया। लिन यान ने उसे उठाया और देखा, अरे ये तो सिर्फ 1,000 स्पिरिट स्टोन्स की थी। अब जो लिन यान इतना बड़ा डॉन बन चुका था, उसके लिए तो ये बच्चों का खेल था। जैसे ही वो बिल भरने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, इस कीमत का ब्रेसलेट भला लिन यान कैसे खरीद सकता है? श्वेयर बहन, मैं तुम्हें खरीद दूं तो कैसा रहेगा? आने वाला वांग परिवार का वांग तेंग था। वांग तेंग ने लिन श्वेयर को घूरते हुए अजीब अजीब हंसी हंसी। लिन यान ने ये देखा तो उसका खून खौल उठा। तुम वांग तेंग किस खेत की मूली हो जो मेरी बहन पर बुरी नजर डाल रहे हो? अगर वांग फी के लिए कुछ करना है तो सीधा कहो। वांग तेंग ने घमंड से जवाब दिया, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लिन यान लगता है कि हमारे वांग परिवार को कोई भी यूं ही धमका सकता है? और जैसे ही दोनों के बीच तलवारें खींचने वाली थीं, एक जबरदस्त और पावरफुल ऑरा ने सबको अपनी चपेट में ले लिया और एक आवाज गूंज उठी, वांग परिवार के बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बैबाओ पैविलियन ऐसी जगह है जहां कोई भी आकर ड्रामा कर सकता है? आने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद जो पवेलियन मास्टर था। वांग परिवार के लोगों का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लिन यान भी इस ऑरा से हिल गया था, हालांकि ये साफ था कि ये उसके लिए नहीं था। गोंग कियानशु ने कहा, ये आदमी 6 स्टार मार्शल मास्टर है। तुम्हारे पिताजी 5 मार्शल मास्टर हैं और ऊपर से ये एक एल्केमिस्ट है। इसके पास सोल पावर भी है। सच कहूं तो ये तुम्हारे पिताजी को 3 मूव्स में भी हरा सकता है। लिन यान सीधा सन्न रह गया। वो जानता था कि जो पवेलियन मास्टर बहुत शक्तिशाली हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि वो उसके अपने पिताजी से भी ज्यादा ताकतवर हैं। वांग तेंग इस झटके से सहम गया और उसने अदब से कहा कि वो यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आए थे। लेकिन इस बार जो पवेलियन मास्टर साफ साफ लिन यान का पक्ष ले रहा था। उसने वांग परिवार के लोगों को डांटा कि उन्होंने उसके यंग मास्टर लिन को डिस्टर्ब किया है। और वांग परिवार के लोग कुछ समझते इससे पहले ही उसने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार हथेली से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और गुस्से से चेतावनी दी, अगर आइंदा कभी यहाँ बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत की तो तुम्हारी खोपड़ियां बैबाओ पैविलियन के मेन गेट पर टंगी होंगी। फिर वो मुड़ा और लिन यान से माफी मांगने लगा। लिन यान ने घमंड करने की हिम्मत नहीं की और कहा, जो पवेलियन मास्टर ने वो ब्रेसलेट मंगवाया जो लिन यान को पसंद आया था और उसे सीधे लिन यान को दे दिया। लिन यान ने इस दोस्ती के इशारे को खुशी खुशी कबूल कर लिया। वांग परिवार के लोगों को अभी भी दरवाजे पर खड़ा देखकर जो पवेलियन मास्टर उनकी तरफ बढ़ रहे थे ताकि लिन यान के लिए उन्हें सबक सिखा सकें। पर लिन यान ने इशारा किया कि वो खुद ही संभाल लेगी। फिर लिन यान बैबाओ पैविलियन से बाहर निकला। बाहर आते ही वांग तेंग ने गुस्से से कहा, लिन यान, तुमने वांग फी को जो मारा है ये बात इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। लिन यान भी उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत की। ये बात ऐसे ही कैसे खत्म हो सकती है?
दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ गए, तलवारें खींच चुकी थीं। लिन यान ने एक बेपरवाह मुस्कान दी और अपना हाथ उठाया। 2 उंगलियों ने उसके मुक्के का सामना किया। बस एक ही झटके में वांग तेंग पीछे हट गया। लिन यान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस इतना ही? ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। वांग तेंग चीख उठा, तुम एटस्टार मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच गए हो। लिन यान ने शांत भाव से कहा, बस इत्तेफाक से सुबह प्रैक्टिस कर रहा था और हो गया। फिर दोनों फिर से भिड़ गए। लिन यान ने सही मौका देखा और अपनी विंड थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करके वांग तेंग को हवा में उड़ा दिया। ये नजारा देखकर वांग फी, जो ये सब देख रही थी, डर के मारे कांप उठी। वांग फी को दोबारा देखकर लिन यान का मूड और खराब हो गया। मेरी बहन से पंगा लिया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या ख्याल है तुम्हारी बाह एक बार फिर तोड़ दूं? उसके शब्द पूरे होते ही लिन यान वांग फी के बगल में आ गया और एक बार फिर वांग फी की बाह तोड़ दी। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने जमीन पर पड़े वांग परिवार के उन दोनों से कहा, अरे जब आ ही गए हो तो क्यों न मैं तुम्हें 2 व्हीलचेयर पैकेज दे दूं। जैसे ही लिन यान उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाने वाला था, एक आवाज गूंज उठी, लिन परिवार के बच्चे, ज्यादा हद पार मत करो। अगर लिन पेंग तुम्हें सबक नहीं सिखाएगा तो मैं उसे सिखाऊंगा। लिन यान ने तुरंत महसूस किया कि उस पर पीछे से हमला हुआ है। ठीक उसी वक्त जब झो पवेलियन मास्टर लिन यान को लेकर चिंतित था, लिन यान के पीछे एक आदमी प्रकट हुआ और उसने कहा, लिन पेंग ने उदास चेहरे से कहा, वांग झेंगयांग, तुम एक बुजुर्ग हो और तुम्हें वांग फी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती। लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हारी बेशर्मी तक पहुंच गई है। वांग झेंगयांग ने खुद को जाहिर किया और पलटवार करते हुए कहा, लिन पेंग, तुम्हारा बेटा अभी जवान है पर उसका दिल इतना बेरहम है। अगर उसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो भविष्य में बड़ी मुसीबतें आएंगी। लिन यान अपने पिताजी के पीछे से झांक कर बोला, आपके हिसाब से मुझे अभी वहीं खड़ा रहना चाहिए था और वांग तेंग को मुझे चोट पहुंचाने देना चाहिए था, है ना? ओल्ड वांग ने गुस्से से कहा, बहाना बनाना बंद करो। वांग फी वाले मामले में हमने तुमसे हिसाब नहीं किया था, ये तो हमने तुम्हें बख्श दिया था और तुम अभी भी उनके दोनों पैर तोड़ना चाहते हो। ये सुनकर लिन यान का नखरा सीधा ऊपर चढ़ गया। उसने वहीं पर ऐलान कर दिया, उनके दोनों पैर मैं ले रहा हूं, यहां तक कि ईसा मसीह भी आ जाए, मेरा फैसला अटल है। फिर उसने अपने पिताजी को ओल्ड वांग को रोकने के लिए कहा और खुद उन 2 छोटे वांग्स की तरफ बढ़ गया। ओल्ड वांग ने तुरंत अपनी आंखें भींची और ओल्ड लिन से फिर से भिड़ गए। बस इतनी देर में वो दोनों छोटे वांग व्हीलचेयर पर सवार हो चुके थे। बेकार डिवाइन सोल जागृत होने की वजह से नौजवान लिन यान को उसकी मंगेतर ने बेरहमी से ठुकरा दिया था और वो पहले वाला ससुर वांग झेंगयांग अपनी इज्जत की परवाह किए बिना खुलेआम लिन यान को उकसाने वाले वांग परिवार के लोगों का साथ दे रहा था और तो और वो लिन यान को जान से मारना चाहता था। अगर लिन यान के पिता लिन पेंग ठीक वक्त पर न आते तो शायद लिन यान की जान को खतरा हो जाता। अपने पिता लिन पेंग के प्रोटेक्शन में लिन यान ने अपने पहले वाले ससुर वांग झेंगयांग के सामने ही वांग फी को व्हीलचेयर पैकेज दे डाला। ये यकीनन वांग झेंगयांग के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ था। वांग झेंगयांग का चेहरा अंधेरा गया, उसके पूरे शरीर से एक ताकतवर ऑरा निकला। उसने लिन यान की जान लेने की कसम खाई और एक बार फिर लिन पेंग से भिड़ गया। उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाई ने बस एक पल में ही पूरे माहौल को तबाह कर दिया। सबकी खौफ भरी चीखों के बीच लिन यान शांत चेहरे से वांग तेंग के पास आया और 2 दर्दनाक चीखों के साथ वांग तेंग को भी अपना व्हीलचेयर पैकेज मिल गया। इस हरकत ने यकीनन वांग झेंगयांग को पूरी तरह से भड़का दिया था। लिन पेंग, अगर तुम मुझे आज के मामले का हिसाब नहीं दोगे तो मेरा वांग परिवार किसी भी कीमत पर लिन परिवार के साथ जंग शुरू कर देगा। लिन पेंग ने पलटवार करते हुए कहा, तुम्हारे वांग परिवार के जंग शुरू करने की बात छोड़ो, अगर तुम मरने मारने पर भी उतर आओगे तो भी मेरा लिन परिवार कभी नहीं डरेगा। माहौल को और भी खराब होते देख जो पवेलियन मास्टर ने बीच बचाव किया और दोनों पक्षों के बीच खड़े होकर वांग झेंगयांग के सामने आए और कहा, आज का मामला वांग परिवार के बच्चे ने ही जानबूझकर भड़काया था, पर जूनियर के बीच के मुकाबले में तुम जैसे बुजुर्ग को खुद बीच में कूदते हुए क्या लोग हंसेंगे नहीं? वांग झेंगयांग ने पलटवार किया, जो पवेलियन मास्टर, भले ही हमारे वांग परिवार की गलती पहले हो पर लिन परिवार के इस बच्चे के तरीके बहुत ही बेरहम हैं। जब उन्हें हरा ही दिया था तो इतनी नीच हरकतें करने की क्या जरूरत थी? ऐसा बर्ता। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जो पवेलियन मास्टर ने उसे बीच में रोका और कहा, मेरे हिसाब से अगर यंग मास्टर लिन हार गया होता तो तुम्हारे वांग परिवार के वो दोनों बच्चे शायद और भी ज्यादा बेरहम होते, है ना? ये सुनकर वांग झेंगयांग का चेहरा हैरत से भर गया। अगर अब भी वो नहीं समझ पाता कि सामने वाला लिन यान का पक्ष ले रहा है तो वो यकीनन बेवकूफ होता। हालांकि उसे नहीं पता था कि जो पवेलियन मास्टर
जो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, लिन यान की मदद क्यों कर रहे थे, लेकिन ये साफ था कि ये हालात वांग परिवार के लिए अच्छे नहीं थे। उसने तुरंत लिन यान और उसके पिता को धमकी दी, तुम्हारा लिन परिवार बहुत अच्छा है। आज की बात यहीं खत्म नहीं होगी। आने वाली खनिज क्षेत्र की जंग में देखते हैं कौन जीतता है। ये मामला अभी के लिए यहीं खत्म होता है। लिन यान को वांग झेंगयान से यह भी पता चला कि उसकी पूर्व मंगेतर वांग निंग, जिसने उसे सबके सामने जलील किया था, अब चियान एकेडमी में घुस चुकी है और उस प्लेबॉय के साथ आजादी से जिंदगी जी रही है। और तो और वो अब 1 स्टार मार्शल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी थी। लिन यान जाहिर है अपनी 3 साल की कसम नहीं भूला था। अपने पिता लिन पेंग के साथ लिन परिवार में लौटने के बाद लिन पेंग ने लिन यान से पूछा कि जो पवेलियन मास्टर ने मदद क्यों की। लिन यान ने यह कहकर टाल दिया कि उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ी है कि शायद सामने वाले ने उसे पसंद कर लिया हो। ये बात जाहिर है गोंग कियानशु की वजह से थी। ये जानने के बाद कि खनिज क्षेत्र की जंग में अभी 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, लिन यान अपने कमरे में लौट आया और गोंग कियानशु से पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे वो 3 महीने में मार्शल मास्टर के लेवल तक पहुंच जाएं। गोंग कियानशु ने शांत भाव से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रात में ही मार्शल मास्टर के लेवल तक पहुंचा सकती हूं। लिन यान ये सुनकर पहले तो खुश हुआ, पर गोंग कियानशु ने फिर कहा, लेकिन उसके बाद तुम हमेशा के लिए बेकार हो जाओगे। ट्राई करना चाहोगे? लिन यान ने तुरंत मना कर दिया। गोंग कियानशु ने जारी रखा, तुम्हारी अभी की स्पीड से 3 महीने में नॉन स्टार मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर खूबसूरत मास्टर गोंग कियानशु बाहर निकली लिन यान के लिए नए हर्ब्स खोजने, ताकि वो उसके कल्टीवेशन में मदद कर सकें। लिन यान ने पूछा, क्या अब आप जीवन मृत्यु का डिवाइन सोल से बाहर आकर घूम सकती हैं? गोंग कियानशु ने जवाब दिया, मैं आधे घंटे के लिए बाहर रह सकती हूं। इतना वक्त काफी है। रात होते ही गोंग कियानशु ने लिन यान के लिए एक नई मेडिसिनल लिक्विड तैयार की। लिन यान ने तुरंत अपनी कठिन कल्टीवेशन शुरू कर दी। 2 महीने बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ लिन यान खुशी से लिन श्वेयर के आंगन में आया और कहा, श्वेयर, मैं नॉन स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच गया हूं। लिन श्वेयर ने मुस्कुराते हुए लिन यान को बधाई दी, बधाई हो भाई, मैं भी 8 स्टार पर पहुंच गई हूं। लिन यान तो कुछ बोल ही नहीं पाया, और जैसा सोचा था उसकी बहन ने एक बार फिर बिना ज्यादा मेहनत के उसे आसानी से पकड़ लिया था। एल्केमिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है सोल पावर। जिन कल्टिवेटर्स के पास सोल पावर होती है वो अपनी खुद की पावर भी बढ़ा सकते हैं। 1 महीने बाद वांग परिवार द्वारा बिछाए जाने वाले जाल का सामना करने के लिए लिन यान ने गोंग कियानशु के गाइडेंस में सोल पावर सीखना शुरू किया। गोंग कियानशु की उंगलियों पर एक पीली रोशनी चमकी। फिर उसने उसे लिन यान के माथे पर रखा और कहा, अपनी आंखें बंद करो और इसे महसूस करो। ये तुम्हारे लिए सोल एक्टिवेशन चिप है, इसमें मेरा पूरा अनुभव है। तुम्हारे सोल पावर सीखने के लिए ये इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। लिन यान ने सीखने के लिए पूरी तरह से ध्यान लगाया और जल्द ही वो सोल पावर के जादू को महसूस करने लगा। घर के बाहर अपनी आत्मा को घुमाना, हजारों मील दूर तक देखना, ये सब सोल पावर के बेसिक थे। इस स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान लिन पेंग को परेशान करने के बाद लिन यान तुरंत अपने कमरे में लौट आया और शरारती अंदाज में हंसने लगा। पिताजी ने नोटिस कर लिया, हा हा हा, पर उन्हें ये कभी अंदाजा नहीं होगा कि ये मैं था। गोंग कियानशु के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तुम्हारी प्रतिभा कमाल की है। 1 घंटे में ही तुम इस मुकाम तक पहुंच गए। अगर सोल पावर ठीक से कल्टिवेट हो गई तो जो ताकत तुम दिखाओगे वो 1 स्टार मार्शल मास्टर से कम नहीं होगी। 1 महीने बाद जियांगचुआन, देवो और डोंगान तीनों टाउन्स के मिलान बिंदु पर चांगले पर्वत श्रृंखला में लिन परिवार के लोग लिन परिवार के मुखिया लिन पेंग की लीडरशिप में ईस्ट प्लाजा पर इकट्ठा हुए। लिन पेंग ने लिन परिवार के लोगों से कहा, तुम्हारा मिशन है यहाँ से निकलना, पूरी पर्वत श्रृंखला को पार करना और सामने वाले वेस्ट प्लाजा पर पहुंचना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस खनिज क्षेत्र की जंग में तीनों टाउन्स से कुल 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चूंकि देवो टाउन पिछले विनर थे, इसलिए उन्हें 20 स्लॉट्स मिले हैं। बाकी बचे 30 स्लॉट्स दूसरे 2 टाउन्स में बराबर बांटे गए हैं। हर टाउन से 15 लोग हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं। हर पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी के पास उसकी पहचान बताने वाला एक लकड़ी का टोकन होगा। ईस्ट प्लाजा से शुरू होकर वेस्ट प्लाजा पहुंचने से पहले उन्हें रास्ते में दूसरे खिलाड़ियों के लकड़ी के टोकन छीनने होंगे। इस दौरान जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं। फिनिश लाइन पर पहुंचते वक्त सिर्फ 5 लकड़ी के टोकन जिसके पास होंगे वही अगले राउंड में जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 50 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। और एक आदमी कितने भी लकड़ी के टोकन रख सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है
अगर कोई सच में पावरफुल है तो वो इस राउंड में सारे टोकन हासिल करके सीधा फाइनल जीत सकता है।